हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। गाइस, अनअकैडमी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। तो अनअकैडमी की एक टेस्ट सीरीज आई है यूपीएससी के लिए। आप इस टेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं। और टेस्ट सीरीज में इनरोल होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। उस लिंक का यूज करते हुए आप टेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं। और टेस्ट सीरीज की फीस मात्र 3149 रुपीज है। तो अभी के अभी इनरोल जो है वो हो जाइए। आपको कोड जो यूज करना है वो झा सर, कैपिटल लेटर में झा सर कोड का आप उपयोग करेंगे तो आपको डिस्काउंट जो है वो इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। इसके अलावा गाइस, 27 फरवरी ये डेट याद रखो। इस डेट पर आपका एक टेस्ट होने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको इनरोल करना है इस टेस्ट के लिए, और जब आप इनरोल करेंगे तो भी आपसे कोड मांगा जाएगा, तो आपको कैपिटल लेटर में झा सर कोड का उपयोग करना है। और आपका फ्रेंड या आप कुछ भी चीज अगर अनअकैडमी में परचेज कर रहे हैं तो इस कोड का आप यूज करेंगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। और ये 27 फरवरी को जो आपके लिए टेस्ट होने वाला है, तो इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और काफी सारे अवार्ड भी जो है वो इस बार आपको मिलने वाले हैं। राइट, इसमें आपको जैसे कि ये लोग आईपैड वगैरह, मैकबुक वगैरह, तो ये सब चीजें भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और अमेजोन के जो वाउचर्स वगैरह जो होते हैं वो भी आपको इसमें एज अ रिवॉर्ड के तौर पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब देखो, रिवॉर्ड वगैरह मैंने आपको हमेशा समझाया कि रिवॉर्ड के लिए तैयारी मत करो। आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो है वो आपका सिलेक्शन है। राइट, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर सबसे बड़ा आपका रिवॉर्ड। तो इसलिए रिवॉर्ड के लिए तैयारी मत करो। रिवॉर्ड तो एक आप ये मान के चलो कि चलो आप अच्छा करोगे तो आपको एक वो मिल जाएगा रिटर्न में, कुछ जो है वो एक अचीवमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा, तो उसकी तरह बस लो। सिर्फ इसके लिए, रिवॉर्ड के लिए मत पढ़ो। पढ़ो, तैयारी करो आपके मेन रिवॉर्ड के लिए, जो कि है आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो इनरोल हो जाओ यार जल्दी से इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में। 27 फरवरी डेट याद रखना, टाइम है सुबह के 11 बजे। इस दिन आपका जो है वो कॉम्बैट होगा, अल्ट्रा कॉम्बैट इस दिन होने वाला है। ठीक है, तो ये एक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी अनअकैडमी से रिलेटेड। और कोड याद रखना यार, झा सर, कैपिटल लेटर में झा सर। तो आज जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं, तो माली का टॉपिक है। राइट, और हमस कौन होते हैं, और मेरे ख्याल से ये रीडिंग आपने ऑलरेडी लगा ली है इन पूरे टॉपिक्स की। और इंडिया की पहली वाटर टैक्सी सर्विस हम लोग को देखने को मिल रही है। G20 समिट के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड कराई थी, तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपने कवर किया होगा। और एक्रेडिशन, मान्यता, जो मान्यता प्रोवाइड किए जाते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया जा रहा है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर एक अच्छा आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ड्राफ्ट लॉ हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक कानून हम लोग को, कानून का मसौदा हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि रेफ्यूजी राइट से रिलेटेड है। राइट, जो रेफ्यूजी कौन लोग होते हैं, जिन लोग के पास किसी भी प्रकार की कंट्री की सिटीजनशिप नहीं होती, किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं, तो वो लोग रेफ्यूजी होते हैं, स्टेटलेस पीपल। और हरियाणा का प्राइवेट सेक्टर कोटा लॉ के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है, इससे रिलेटेड एक अपडेट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अब हमें देखने को मिला था कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया था इस चीज के ऊपर, इस कानून के ऊपर हरियाणा सरकार के, तो उस स्टे को लिफ्ट कर दिया है, हटा दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लेकर ये कानून मतलब अभी ये टॉपिक न्यूज में आया था, बट आपको ये कानून के बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इससे रिलेटेड भी मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कराई है। और मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक तो हमने इसी महीने डिस्कस किया है। ये टॉपिक पुराना भी नहीं हुआ है। इसके अलावा सोलार वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी की बात करेंगे हम लोग। और न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें सिर्फ दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो मैं आपको बताऊंगा। राइट, चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, माली। तो गाइज, सबसे पहले आपको अपने, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको अपने स्टडी रूम के अंदर दीवार पर एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप लगाना ही है, होना ही चाहिए। तो आप अपने मैप की तरफ जो है वो देखिए, और मैप की तरफ देखकर आप माली को लोकेट करिए कि माली कहां पर है। तो अफ्रीका के अंदर, स्पेशली वेस्ट अफ्रीका में, ये कंट्री हम लोग को माली देखने को मिलती है। तो हाल ही में फ्रांस और उसके सहयोगी ने यूरोपीय सेना के नेतृत्व में लगभग 10 वर्षों तक सशस्त्र संघर्षों से लड़ने के बाद माली से सैनिकों को वापस बुलाना शुरू करने की घोषणा की है। तो फ्रांस ने अनाउंस किया है कि ये अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को जो है वो वापस ले लेगा माली से। लगभग 10 सालों के बाद, 10 सालों से आर्म्ड अनरेस्ट यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा था, सशस्त्र संघर्ष यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था। तो उसके बाद फ्रांस अपनी आर्मी को जो है वो, या फिर अपने सोल्जर्स को जो है वो वापस बुला रहा है। तो इस चीज को लेकर ये अपडेट, ये न्यूज है। बट माली के अंदर क्या हुआ है, इसके घटनाक्रम की बात करें गाइस, तो 1860 में फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल करने के बाद माली में 5 तख्ता पलट हो चुके हैं। तो माली जो थी वो पहले फ्रांस की कॉलोनी थी। राइट, फ्रांस की कॉलोनी, जैसे इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, बट आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर भी फ्रांस आई थी, फ्रांस का कंट्रोल हम लोग को देखने को मिला था। राइट,
और आपको पता भी होगा कि एंग्लो मैसूर वॉर में हम लोग को देखने को मिला था, ये चीज पूरी क्लियरली स्पष्ट हो रही थी, दिखाई दे रही थी कि इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे थे। 7 ईयर्स वॉर के बारे में आपको पता होगा, राइट? अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ध्यान से पढ़ी है तो ये सब चीजें बताती हैं, ये सब घटना हम लोग को बताती है कि इंडिया के अंदर भी फ्रांस का कंट्रोल हमें देखने को मिला था, है कि नहीं? याद आ रहा है कुछ कुछ बातें? तो आपको ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी, जब करंट अफेयर्स में चीजें पढ़ो आप और उससे रिलेटेड जुड़ती हुई कोई चीज आए तो आपको याद करना है आपकी स्टैटिक पोर्शन की चीज है। तो इससे दो फायदे होते हैं, इससे एक तो आपका स्टैटिक पोर्शन का भी हल्का सा रिवीजन होता है, आप रिकॉल करते हो चीजों को और कनेक्टेड रहते हो अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ, भूलते नहीं हो। जब भी मौका मिले कभी भी, तो आपको अवॉइड नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, याद करने की कोशिश किया करो। अच्छा ये तो वहां पे भी पढ़ा था हमने, राइट? जैसे कि ये माली वाले तख्ता पलट की हम बात कर रहे हैं, तो अभी हमने रीसेंट पास्ट में देखा ही है कि अफ्रीका की काफी सारी कंट्रीज के अंदर तख्ता पलट हुए हैं, हमने डिस्कस भी किया था इस चीज के बारे में। हमारी जो नेबरिंग कंट्री है वहां पर भी तख्ता पलट, म्यांमार में भी हम लोग को तख्ता पलट देखने को मिला है। तो ये रिकॉल करने वाली बातें हैं, राइट? तो 1960 से फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल करने के बाद से माली में 5 तख्ता पलट हो चुके। तख्ता पलट का मतलब तो आप सभी लोग समझते ही हैं, वहां पर मिलिट्री ने जो है वो सरकार को जो है वो हटा दिया। मिलिट्री कूप हम लोग को देखने को मिलता है, इसे मिलिट्री कूप कहा जाता है। मिलिट्री जो होती है उसका कंट्रोल पूरा आ जाता है, मिलिट्री सरकार को वहां से हटा देती है। और सिर्फ एक ही बार माली में ऐसा हम लोग को देखने को मिला कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति से दूसरे के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। मतलब एक ही बार पीसफुल ट्रांजिशन हम लोग को एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट से दूसरा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट आया। सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है 1860 के बाद से माली के अंदर। बाकी हर बार जो है वो देखा गया कि मिलिट्री कूप हुआ, तख्ता पलट हुआ। और अभी रिसेंट तख्ता पलट 2021 में हमें देखने को मिला कि राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता को बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी विरोधों के मद्देनजर सत्ता से हटा दिया गया। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुआ, मास एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुआ और यहां के प्रेसिडेंट को जो है वो सत्ता से हटा दिया गया 2021 में। इसके बाद सेना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया। तो वहां की सेना जो है उसने कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया, वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को डिटेन कर दिया, अरेस्ट कर लिया, हिरासत में ले लिया। और माली की बात करें गाइस, तो माली एक बहुत बड़ी कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर, सहारा डेजर्ट में ये फैली हुई कंट्री हम लोग को नजर आती है। और एक समय पर यहाँ पर काफी सारे प्री कॉलोनियल एम्पायर्स हुआ करते थे। ये लैंडलॉक्ड एरिड अफ्रीकन कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है ये कॉन्टिनेंट के अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एक बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, बट पूरे दुनिया भर में पुअरेस्ट कंट्री के तौर पर ये हमें देखने को मिलती है। दुनिया भर में सबसे गरीब कंट्रीज में से एक ये माली हम लोग को नजर आती है। तो ये कुछ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट? ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमास के टॉपिक के बारे में गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे। हमास क्या है? एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक फिलिस्तीनी इस्लामवादी राजनीतिक संगठन और मिलिटेंट ग्रुप, उग्रवादी समूह है ये पैलेस्टीन, राइट? तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो हम लोग को क्या चीज जो है वो देखने को मिली कि ये जो हमास जो ग्रुप है ये पैलेस्टीन के अंदर ऑपरेट करता है। ये ग्रुप है, एक मिलिटेंट ग्रुप है। और ये कब से जो है वो ऑपरेट कर रहा है? तो जब से ये ग्रुप बना है 1987 से, तब से ये ऑपरेट कर रहा है। इजराइल के अगेंस्ट सुसाइड बॉम्बिंग, रॉकेट अटैक्स ये कंडक्ट करता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इजराइल को पैलेस्टीनियन स्टेट बना देना। यानी कि आप जानते हैं गाइस कि इजराइल की हिस्ट्री के बारे में आपको पता है कि इजराइल जो है वो कैसे बनी है, कैसे क्रिएट हुई है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया था। यू गाइस नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इजराइल। बाल्फोर डिक्लेरेशन, कुछ चीजें याद आ रही हैं? मैंने आप लोग को पढ़ाई थी, बताई थी, राइट? पूरे मुद्दे को हमने इजराइल के डिस्कस किया था। इजराइल का टॉपिक जब आए तो आपको दिमाग में रखना है गोलन हाइट्स, राइट? वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ये सब कहाँ है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इजराइल पैलेस्टीन का मुद्दा आपको पता होना चाहिए, राइट? ज्यूज का मुद्दा ये हम लोग को देखने को मिला था। ज्यूज यहाँ पर स्टैब्लिश हो गए थे, ब्रिटेन ने ज्यूज को यहाँ पर आकर स्टैब्लिश कर दिया था। अभी रिसेंट पास में अल अक्सा मस्जिद का भी मुद्दा हम लोग को देखने को मिला। तो ये पूरे टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं काफी डिटेल में। तो हमास क्या है? हमास एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, फिलिस्तीनी इस्लामवादी राजनीतिक संगठन है और मिलिटेंट ग्रुप, उग्रवादी समूह। ये ग्रुप बना था 1987 में और जब से इसने बहुत बार सुसाइड अटैक्स और सुसाइड बॉम्बिंग, रॉकेट अटैक्स, तो ये सब कंडक्ट किए थे इजराइल के अगेंस्ट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इजराइल को पूरी तरह से हटाकर पैलेस्टीनियन स्टेट बना देना। और ये गाजा स्ट्रिप जो इजराइल की हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि वहां पर जो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है,
उस वहां पर ये ऑपरेट करता है, हमस ग्रुप। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्लान कर रहा है कि ये पूरे के पूरे पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट मूवमेंट जो हम लोग को देखने को मिलता है कि हमास का, उसको इसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। हालांकि पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने हमस के अल कसम ब्रिगेड्स मिलिट्री विंग को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था, बट अब पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट मूवमेंट हमस का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि पूरे के पूरे इसकी विंग्स है, इसकी यूनिट्स है, जितनी भी है हमस की, तो वो सभी को ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अब डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो इसको लेकर ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला था। तो ये बेसिक सा फैक्ट है जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इंडिया की पहली बॉर्डर टैक्सी सर्विस, भारत की पहली जल टैक्सी सेवा, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। ये कनेक्ट करेगी नवी मुंबई को मुंबई मेनलैंड मुंबई के साथ। ये प्रोजेक्ट 8.37 करोड़ का हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अंदर 3 रूट शामिल हैं। वो रूट याद रखने की जरूरत नहीं, वो नहीं पूछेंगे आपसे, बट आपको ध्यान में रखना है कि पहली वाटर टैक्सी सर्विस महाराष्ट्र के अंदर शुरू हो गई है। राइट, इसका उद्घाटन हो गया। और एक चीज सिंपल सी ध्यान में रखो, जब आप एलिफेंटा केव्स घूमने जाओगे तब आप वाटर टैक्सी सेवा का उपयोग जो है वो कर सकोगे। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। सिंपल सा एक फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, प्रीलिम्स में आ सकता है। गाइस, सुबह 6 बजे 6 AM पर अगर आपको करंट अफेयर्स की लाइव क्लास को फॉलो करना है रेगुलर बेसिस पर, तो हमारे इस एनुअल पैकेज को आज के आज जो है वो लीजिए। मात्र 1200 रुपीज का पैकेज है। जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक रेगुलर बेसिस पर आपको पीडीएफ दी जाती है, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है, इंग्लिश में हिंदी में मैगजीन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है, आपको मंथली क्विज प्रोवाइड किया जाता है एमसीक्यू आपकी प्रीलिम्स प्रैक्टिस के लिए, जिसमें टोटल 200 मिनिमम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इंग्लिश में भी क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन होते हैं, आपको न्यूज़पेपर्स दिए जाते हैं और लाइव रिवीजन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाती है। अभी तो लाइव क्लासेस जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पर आप प्रोवाइड की जा रही है। सुबह 6 बजे 6 AM पर अगर आपको लाइव क्लास जो है वो अटेंड करना है तो उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट आ रहा है किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय, तो आप तुरंत उस पर डाउट पूछकर अपने डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो लाइव डाउट सेशन भी यहीं पर ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे हमारे 3 प्लान्स हैं करंट अफेयर्स के गाइस। एक तो फ्री पैकेज है, आप तुरंत हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल को। नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक जो है वो मिल जाएगी, तुरंत अभी के अभी जो है वो ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको डेली जो यूट्यूब पर हम लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं उसकी लिंक्स तो आपको मिलेगी, प्लस पीपीटी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी अगर आपको मंथली पैकेज चाहिए तो मंथली पैकेज के अंदर भी आपको सर्विस मिल जाती है, बट लाइव क्लास का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आपके लिए बेस्ट प्लान जो है वो मात्र 1200 रुपए का। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 100 रुपए पर मंथ में आपको ये पूरी सर्विस मिल रही है। न्यूज़पेपर मिल रहा है, पीडीएफ मिल रही है, सब कुछ, लाइव क्लासेस, लाइव डाउट सेशन। तो आज की आज जो है वो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास को आप ज्वाइन करिए। गाइस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, G20 या ग्रुप ऑफ 20 नेशन के बारे में। तो G20 की बात करें तो सिंपल शब्दों में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, G20 एक प्लेटफॉर्म है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया की सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज जो होती हैं, जो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी? इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में। यानी कि इकोनॉमिकली जो सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, उनका ये प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ऐसी कंट्रीज जो कि इकोनॉमिकली काफी बड़ी हैं, राइट, तो उनका ये प्लेटफॉर्म है। मतलब कि यहाँ पर इकोनॉमिक और फाइनेंस को जो है वो जोड़ा गया है। इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि ये कंट्रीज यहाँ पर आकर किस चीज के बारे में डिस्कशन करती हैं? तो डिस्कशन करती है कि किसी भी प्रकार का कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो वर्ल्ड लेवल पर नहीं होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड ये डिस्कशन करती हैं। वर्ल्ड लेवल पर सभी कंट्रीज की इकोनॉमी जो है वो ग्रो हो, सभी कंट्रीज जो है वो डेवलप करें, इस पर यहां पर डिस्कशन होता है। पर देखिए, ये जो फाइनेंस और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्कशन हुआ करता था, ये पहले इनिशियल स्टेज में हुआ करता था। आज की डेट में इनके डिस्कशन पे और भी काफी सारी चीजें शामिल है, जो कि आज की डेट में जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मुद्दे हम लोग को देखने को मिलते हैं उस पर भी ये डिस्कशन करते हैं। बट हाँ, इनिशियली इनका मेन फोकस जो होता है वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सिंपल सी चीज है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कुछ फैक्ट्स जानते हैं इसके बारे में, G20 के बारे में। जैसे कि इसके मेंबर्स जो हैं, अगर आप पूरे दुनिया भर की कंट्री में G20 के मेंबर्स को अगर आप देखें, G20 कंट्रीज को देखें, तो G20 कंट्रीज जो है वो पूरे दुनिया भर की जीडीपी का 85% कंट्रीब्यूट करती है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि G20 कंट्री
यानी कि G20 के अंदर इस प्लेटफॉर्म में जो सदस्य हैं वो कितने ज्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल है। पूरे दुनिया भर की जीडीपी का 85% का कंट्रीब्यूशन G20 के सदस्य की तरफ से हम लोग को देखने को मिलता है। और 2/3 जो जनता है पूरे दुनिया भर की, पॉपुलेशन है पूरे दुनिया भर की, वो G20 का हिस्सा है, राइट। यानी कि वो पॉपुलेशन उन कंट्री से बिलोंग करती है जो G20 की मेंबर कंट्रीज है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एंड G20 की जो समिट होती है उसे फॉर्मल तौर पर, औपचारिक रूप से इसे समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी कहा जाता है। वित्तीय बाजार एवं या तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए गाइस, इस ग्रुप की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे एस्टैब्लिश हुआ ये ग्रुप, तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो समय था 1997-1998 का। इस समय एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, एशियाई वित्तीय संकट आया था। तो उस समय बहुत बुरी हालत हो गई थी मार्केट की, कंट्रीज की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, इकोनॉमी एकदम से जो है वो डाउन हो गई थी, राइट। तब इस समय ये आप कह सकते हैं कि मतलब ये नीड जो है, ये जरूरत जो है वो उत्पन्न हुई कि यार कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज हो, जो कि साल में आकर मिलकर सभी लोग डिस्कस करें कि आने वाले समय में अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो उसे कैसे निपटना है, या फिर इस प्रकार से कदम लगातार उठाए जाएं कि किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो ना आ सके, राइट। क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस बड़ी दिक्कत जो है वो दे जाता है, एकदम से इकोनॉमी मार्केट जो है वो डाउन होता है तो बड़ी दिक्कतें जो है वो हो जाती है, लोगों की जॉब्स तक चली जाती है, बहुत स्थिति खराब रहती है, राइट। तो ऐसे संकटों से निपटने के लिए ये बेसिकली ग्रुप जो है वो तैयार किया गया था। एंड G7 के फाइनेंस मिनिस्टर एग्री हुए थे कि स्टैब्लिश किया जाए G20 को, राइट। और G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग जो है वो होना शुरू हुई 1999 से। देखिए आप खुद ब खुद समझिए। अच्छा, एक और चीज भी याद रखने वाली बात है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि G20 को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो G7 रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने ही एग्री किया था कि हाँ एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो कि डिस्कस करे कि कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की अगर संकट आता है, इस प्रकार से वित्तीय संकट आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आते हैं तो उससे कैसे निपटना है, या फिर ऐसे कदम लगातार उठाए जाएं कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए नहीं, राइट। तो ये चीज है। और देखिए आप, जब इसकी मीटिंग भी हुई थी तो इसकी मीटिंग में इनिशियली कौन लोग शामिल थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर शामिल थे। तो मतलब कुल मिलाकर जब ये ग्रुप की शुरुआत हुई थी तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फाइनेंशियल संकट जो है वो नहीं आना चाहिए, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो नहीं आना चाहिए, वित्तीय संकट नहीं आना चाहिए। और आपको बता दें इस ग्रुप का कोई भी परमानेंट स्टाफ इसके खुद का नहीं है। और हर साल दिसंबर के समय पर G20 कंट्री जो होती हैं वो अपनी प्रेसिडेंसी यानी कि क्षेत्र वाइज रोटेट करती रहती है। तो इनकी हर साल प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट होती है, राइट। और जिस जिस भी कंट्री के पास प्रेसिडेंसी आती है G20 की, वो जो कंट्री होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अगली समिट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एज वेल एज पूरे साल में बीच बीच में छोटी छोटी मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो भी हेड कंट्री जो होती है, प्रेसिडेंसी जिसके पास होती है, वो कंट्री अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को भी यानी कि अपने एलायंस को भी बुला सकती है जो G20 का हिस्सा नहीं है, राइट। जो नॉन मेंबर कंट्रीज है उनको एज अ गेस्ट के तौर पर भी वो इनवाइट कर सकती हैं। और पहली G20 की मीटिंग हुई थी बर्लिन के अंदर 1999 में, जब ईस्ट एशिया का फाइनेंशियल क्राइसिस जब सामने आया था और उसने पूरे दुनिया भर को अफेक्ट किया था। क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस कहीं पर भी होगा, इसका इफेक्ट पूरे दुनिया भर में हम लोग को नजर आता है। अब G20 के मेंबर्स की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए G20 के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज हैं, तो 20 लिखकर मत आ जाना, क्योंकि 20 कंट्रीज नहीं है, 19+1 आप लिखेंगे, 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन आप लिखेंगे, वन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में ही 27 कंट्री एज ऑन 2021 हमें देखने को मिल रही है, 27 कंट्रीज, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आप थोड़ा सा आइडिया रखना। कभी कभी क्या होता है, हड़बड़ी में हम लोग गलती कराते हैं, उस पर पूछा गया कंट्री और हमने लिख डाला 20,
अगर मेंबर पूछेंगे तो आप लिखेंगे 20, कंट्री पूछेंगे तो आप लिखेंगे 19 + 27 एज ऑन 2021, क्योंकि यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर का आज की डेट में 2021 में हमें देखने को मिल रहा है, राइट। अब देखिए, हुआ ये भी, जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियली ये फोकस किसके ऊपर करती थी। इनिशियली इसका फोकस जो हुआ करता था, मतलब रीसेंट समिट जो थी G20 की, वो किसके ऊपर आधारित थी, वो सिर्फ इकोनॉमिक, फाइनेंस, इन सब चीजों के ऊपर आधारित थी। फिर बाद में जाकर इसका फोकस जो था वो दूसरी चीजों पर भी हुआ, राइट। ग्लोबल मुद्दे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इस पर भी इसने फोकस करना शुरू किया, राइट। जैसे कि डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी, हेल्थ, काउंटर टेररिज्म, माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज, ये सब भी टॉपिक्स जो है वो यहां पर डिस्कस होना शुरू हो गए इसकी समिट्स के दौरान, इसकी मीटिंग्स के दौरान, राइट। एंड G20 फोकस करना शुरू कर दिया G20 ने कि पूरे दुनिया भर के मुद्दे जो है वो रिजॉल्व किए जाएं इंक्लूसिव और सस्टेनेबल वर्ल्ड के लिए, राइट। तो इसने इस चीज पर भी अपने कंट्रीब्यूशन जो है वो देना शुरू कर दिए, राइट। तो ये था गाइस G20 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ इंफॉर्मेशन जो कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती है। तो G20 समिट क्या है, G20 शिखर सम्मेलन क्या है, तो इससे रिलेटेड आपको ऑलरेडी जानकारी हो गई है। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने एक मोशन लेकर आए हैं, जो कि मतलब हम लोग को देखने को मिल रहा है, इन प्रोसेस है, कि जिसके थ्रू ये सेक्रेटेरिएट जो है वो तैयार करेंगे। और ये सेक्रेटेरिएट का काम क्या होगा कि G20 की समिट जो 2023 में होगी इंडिया में, तो उसको किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना है, उससे रिलेटेड पूरे मुद्दे जो है वो सेक्रेटेरिएट जो है वो देखेगा, डील करेगा। तो इंडिया की बात करें गाइस, इंडिया 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगी। G20 की प्रेसिडेंट है इंडिया। और 2023 का G20 शिखर सम्मेलन, G20 समिट जो होगी वो इंडिया के अंदर होस्ट की जाएगी। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया G20 की प्रेसिडेंट बन रही है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, और इंडिया के अंदर 2023 में G20 की समिट होगी। और इस समिट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं, G20 सेक्रेटेरिएट। ये स्टैब्लिश की जाएगी कि जितना भी काम है G20 समिट के दौरान, जो भी चीज होंगी, वो पूरी की पूरी चीज जो है वो डील करेगी ये सेक्रेटेरिएट, राइट। और इसके अंदर ऑफिसर्स और स्टाफ होंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और दूसरी रिलीवेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के, राइट। और सेक्रेटेरिएट जो है वो 2024 तक जो है वो कार्य करेगी, फंक्शन करेगी, राइट। तो ये एक सिंपल सा चीज है, अपडेट है, जो मुझे आपको प्रोवाइड कराना था। एक्रीडिशन क्या होता है गाइस? एक्रीडिशन मान्यता। आपने सुना होगा कि इस फलाना कॉलेज को, इस फलाना फलाना यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त है। तो एक्रीडिशन का मतलब होता है मान्यता। और कैसे ये मान्यता जो है वो हेल्प करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। तो NAAC ने रिलैक्स कर दी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, कि जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मान्यता जो प्राप्त होती है, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है, पात्रता मानदंड जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसमें थोड़ी सी ढील दी गई है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है NAAC के द्वारा। और किस पर्पस के लिए किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्रीडिटेड इंस्टीट्यूशंस हम लोग को देखने को मिले, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देखने को मिले। तो आज की डेट में रूल्स हम लोग को एक्रीडिशन का, मान्यता प्राप्त करने के क्या रूल्स, क्या नियम हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि एटलीस्ट 6 सालों से ऑपरेट कर रहे हो, और एटलीस्ट उनके दो स्टूडेंट्स के बैचेस ग्रेजुएट हो चुके हो, तो वो NAAC के साथ मान्यता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि NAAC के पास अप्लाई कर सकते हैं कि उनको मान्यता चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हम लोग को देखने को मिलती है। जो वो होना चाहिए, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 6 साल पुराना होना चाहिए, 2 बैचेस ग्रेजुएट हो जाने चाहिए, 2 स्टूडेंट के बैचेस ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। तो ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है कोई इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो NAAC के माध्यम से उसे मान्यता प्राप्त की जाएगी या प्रोवाइड की जाएगी, राइट। और मान्यता जो है वो कितने सालों के लिए वैलिड रहेगी? 5 इयर्स के लिए वैलिड रहेगी। और ऐसे इंस्टीट्यूशन को UGC के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। और
रेगुलर स्टूडेंट जो है वो फुल टाइम टीचिंग और रिसर्च प्रोग्राम में एनरोल होना जरूरी है, यानी कि दो चीजें भी एलिजिबिलिटी के अंदर आती हैं। तो पहली दो चीजें तो हमने कवर कर ली, 6 साल पुराना और दो दो बार ग्रेजुएट्स, यानी कि दो बैचेस स्टूडेंट्स की ग्रेजुएट्स होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ये जो एक्रीडिशन मान्यता जो होती है वो 5 साल के लिए ग्रांट की जाती है, और मान्यता के लिए जो इंस्टीट्यूशन जो होना चाहिए वो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और रेगुलर स्टूडेंट्स वहां पर फुल टाइम और रिसर्च प्रोग्राम के लिए एनरोल होने चाहिए, फुल टाइम टीचिंग और रिसर्च प्रोग्राम के लिए एनरोल होने चाहिए। एक और पॉइंट ध्यान में रखना कि लॉन्ग डिस्टेंस, आपने देखा होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन भी हम लोग को देखने को मिलता है, जो काफी सारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, जिसे हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाली जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो ऑफशोर कैंपसेस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो एक्रीडिशन प्रोसेस के अंदर कवर नहीं होता है। ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो एक्रीडिशन जो है वो क्या है? तो ये क्वालिटी चेक एक्सरसाइज है, गुणवत्ता जांच प्रक्रिया है। ये चेक करती है कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मतलब कि वहां पर करिकुलम कैसा है, वहां की फैकल्टी कैसी है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पर रिसर्च किस प्रकार से कंडक्ट किया जाता है। तो ये सब चीजें चेक की जाती है। मतलब कुल मिलाकर एक इंस्टीट्यूशन कितना अच्छा है, उसकी रेटिंग इस मान्यता के थ्रू हम लोग को देखने को मिलती है, इस एक्रीडिशन के थ्रू हम लोग को देखने को मिलती है। और पैरामीटर्स के ऊपर आधारित एनएएसी जो है, ये इंस्टीट्यूशन को ग्रेड्स देती है। ए डबल प्लस से लेकर सी तक के ग्रेड दिए जाते हैं एक इंस्टीट्यूशन को, और जिस भी इंस्टीट्यूशन का ग्रेड डी है, डी, तो उस इंस्टीट्यूशन को एक्रीडिटेड नहीं माना जाता, मतलब कि वो इंस्टीट्यूशन ग्रेड डी वाला इंस्टीट्यूशन, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन नहीं है। राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और ये एक्रीडिशन के क्या बेनिफिट हम लोग को नजर आते हैं? तो एक इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के अलावा एक इंस्टीट्यूशन को फंडिंग एजेंसी से कैपिटल अट्रैक्ट करने में मदद करती है, यानी कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आसानी से फंडिंग मिल जाती है। ऑब्वियस ही बात है कि जो इंस्टीट्यूशन अच्छी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कराएगा, मतलब कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा होगा, तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लोग फंड करते हैं, इन्वेस्टर्स जो है वो फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं। वहां पर वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं, वेरियस इवेंट्स होते हैं, कई बार गवर्नमेंट ऐसे क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस के जो प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको वेरियस अपने प्रोग्राम्स के लिए जो है वो अपॉइंट कर देती है। राइट? तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वहां की फैकल्टी को, वहां के स्टाफ को, वहां के स्टूडेंट्स को मिलती है। स्टूडेंट्स उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जब पास आउट होते हैं, तो आसानी से उनको जो है वो जॉब मिल जाती है। तो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होता है ना कि उसका नाम जो है वो बनने लगता है इस मान्यता के कारण। राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और एक और चीज होती है कि हर 5 साल में जब ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पता लगता है कि उसका स्टेटस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी वीकनेस क्या है, उसको अपॉर्चुनिटी कितनी मिल सकती है, या फिर उसको अब क्या करना चाहिए जिससे कि उसकी जो ग्रेडिंग जो है वो इंप्रूव हो। ग्रेडिंग, तो बताइए कि कौन से ग्रेडिंग से लेकर कौन से ग्रेडिंग तक एनएएसी ग्रेडिंग प्रोवाइड कराती है? बताइए, अभी मैंने आपको बताया ए डबल प्लस से लेकर डी, डी, ए डबल प्लस से लेकर डी, नॉट सी। डी वाली वो जो होती है जिसको मान्यता नहीं मिलती, इसलिए डी भी हम लोग को ध्यान में रखना है, ए डबल प्लस से लेकर डी। राइट? और एक्रीडिशन जो है वो स्टूडेंट्स को भी हेल्प करती है। राइट? कि स्टूडेंट्स को चूज करने में हेल्प करती है कि कहां पर उनको जो है वो जाना चाहिए, किस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एनरोल होना चाहिए। राइट? तो ये भी चीज हम लोग को देखने को मिलता है, क्लैरिटी देती है स्टूडेंट्स को। तो इंडिया के अंदर कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको मान्यता प्राप्त है? तो एज ऑफ फेब्रवरी 8 फरवरी 2022 तक 392 यूनिवर्सिटीज और 8483 कॉलेजेस, इनको एनएएसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। रीजन वाइज की बात करें गाइस, तो नदर्न स्टेट्स में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हम लोग को एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती हैं, फिर सदर्न स्टेट्स में हम लोग को देखने को मिलती हैं। स्टेट्स के मामले में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु हम लोग को देखने को मिलते हैं। कितनी कितनी है तो वो सब चीजें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। राइट? और सरकार के द्वारा इस रिगार्ड में क्या प्रयास जो है वो किए गए हैं? तो 2019 में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने लॉन्च की थी एक स्कीम, परामर्श स्कीम। परामर्श स्कीम जो है वो यूजीसी के द्वारा लॉन्च की गई थी। किस पर्पस के लिए? इसी मुद्दे को जो है वो रिजॉल्व करने के पर्पस के लिए। इस स्कीम के थ्रू बताया जाता है कि जो कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज हम लोग को देखने को मिलती है, उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको मेंटर के तौर पर जो है वो आइडेंटिफाई किया गया, कि जिससे कि ये
एटलीस्ट 5 इंस्टीट्यूट जो है उनको हेल्प कर सके, मतलब उनकी ग्रेडिंग को इंप्रूव करने में। मतलब हो क्या रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार भी, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि ऐसे जो मतलब जिन जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो ग्रेडिंग जो होती है वो हाई होती है, तो उसके लिए सरकार जो है वो क्या करती है कि उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है, उनके स्टाफ को, उनके प्रोफेसर्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि परामर्श स्कीम के माध्यम से हम लोग क्या देखने को मिलता है कि जो इंस्टीट्यूशन जिनकी ग्रेडिंग हाई है, तो हाई ग्रेडिंग वाले इंस्टीट्यूशन लो ग्रेडिंग वाले इंस्टीट्यूशन को हेल्प करें कि कैसे वो अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें। तो मेंटरशिप प्रोग्राम एक प्रकार का ये हम लोग को देखने को मिलता है। और अभी जो चेंजेस जो लाए जा रहे हैं, नई गाइडलाइंस जो हम लोग को देखने को मिल रही है, तो क्या चीज रिलैक्स की गई है? तो नए मैनुअल के अकॉर्डिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो है, वो अगर एक एकेडमिक ईयर भी अगर कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो अप्लाई कर सकेंगे। एक न्यूली क्रिएटेड कैटेगरी के लिए एक नई कैटेगरी क्रिएट की गई है, प्रोविंशियल एक्रीडिशन फॉर कॉलेजेस, पीएसी कैटेगरी। और पीएसी कैटेगरी जो है वो किसी प्रकार की ग्रेडिंग ऑफर नहीं करेगी स्टूडेंट्स को, और ये 2 सालों के लिए इनको मान्यता जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और इंस्टीट्यूशन जो है उनको 2 बार से ज्यादा जो है वो पीएसी का वो नहीं मिल पाएगा, पीएसी की कैटेगरी में वो नहीं आ पाएंगी। मतलब कुल मिलाकर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो और है, जो कि बी वाले जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनको एनएएसी के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उनको भी जो है वो क्वालिटी चेक का अनुभव देना, उनको भी जो है वो एक मोटिवेट करना कि आप कैसे जो है वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो है वो उसकी रैंक जो है वो बढ़ा सकते हो, उसकी ग्रेडिंग को जो है वो बढ़ा सकते हो, या उनको एक स्वाद चखाना कि कैसे जो है वो आप क्वालिटी उसकी इंप्रूव करो, जिससे कि आगे चल के आप एनएएसी के दायरे में जो है वो आ सको, यानी इनकी ग्रेडिंग सिस्टम में आ सको आप अपनी क्वालिटी चेक को इंप्रूव करके, राइट? तो ये चीज हम लोग को नई गाइडलाइंस के अंदर देखने को मिल रहा है कि और भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ऐड करने के लिए इन्होंने अपनी गाइडलाइंस को रिलैक्स किया है, राइट? तो ये सिंपल सी चीज है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हम बात करेंगे मानव तस्करी के बारे में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा। काफी सारी चीजें मैं आपको, काफी सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिसका आप उपयोग मेंस में कर सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो अभी हाल ही में मानव तस्करी से जुड़े मामले में दोष सिद्धि का विवरण संसद में साझा किया गया। कन्विक्शन ऑफ केसेस, दोष सिद्धि मतलब कि कोई व्यक्ति जो है जिसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ जिसकी कार्रवाई हुई है, तो ऐसे मामले कम हो रहा है। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? कोई क्राइम है, उससे जुड़े मामले अगर कम सामने आ रहे हैं, कम रजिस्टर हो रहे हैं, तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? कब मैंने आपको हमेशा बोला है कि दोनों एंगल से चीजों को सोचने की कोशिश किया करो, दोनों एंगल से। क्या अच्छी बात जो है वो क्या है कि हाँ, अपने आपने ऑपरेशन किया तो मामले कम हुए। बुरी बात क्या है कि आपके पास उतने सबूत आप इकट्ठा ही नहीं कर पाए, उतनी कार्रवाई आप कर ही नहीं पाए, उतनी स्ट्रिक्टली उस क्राइम को आपने जो है वो रोकने की कोशिश नहीं करी, तो रजिस्टर नहीं हुए ना। बात समझ रहे हो? मतलब कि कुल मिलाकर आपके पास लीगल बैकिंग नहीं है जिसके तहत सामने वाले के खिलाफ आप कार्रवाई कर सको, तो सामने वाला जो है वो बरी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? दोष सिद्धि की बात हो रही है कि किसी ने क्राइम किया, कोर्ट में उसको पेश किया गया, बट कोर्ट से वो बरी हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? कोर्ट से वो बरी हो गया। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये बुरी बात है, क्योंकि हमारे पास लीगल बैकिंग नहीं है। कई केसेस में एविडेंसेस, सबूत होने के बाद भी क्रिमिनल्स जो होते हैं वो बरी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लीगल इश्यूज या लीगल लूप होल्स। होता है ऐसा, कई केसेस हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? तो जब भी किसी चीज का आंसर बोलो, बताओ, तो 2 मिनट रिलैक्स होकर सोचा करो कि इसके क्या पहलू हो सकते हैं, इसके क्या डायमेंशन हो सकते हैं। हर चीज को सोचो फिर आंसर करो। ये चीज आपको सीखनी है और ये चीज आपको हमेशा इंप्लीमेंट करनी है इन ईच एंड एवरी डिसीजन ऑफ योर लाइफ। ये चीज आप इंप्लीमेंट करो। कभी भी कोई डिसीजन ले रहे हो तो सोचो, 1 मिनट के लिए रिलैक्स होकर सोचो कि अरे यार, मैं ऐसा करूंगा तो इसके क्या परिणाम जो है वो हो सकते हैं। सोचा करो, उसके बाद फिर कदम उठाया करो। हड़बड़ी नहीं करनी है हम लोग को, राइट? तो हमने क्या चीज देखी अभी न्यूज में कि संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर रिसेंटली शेयर किया गया कि जो केसेस थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, जिनमें आरोपी को पकड़ा गया था, उनको बरी कर दिया गया क्योंकि उनका दोष सिद्ध नहीं हुआ, क्राइम जो है वो उनका सिद्ध नहीं हुआ, राइट? तो आपको बता दें, पिछले 4 वर्षों के दौरान मानव तस्करी के मामलों में दोष सिद्धि की दर में कमी आ रही है। जहां ऐसे मामलों में दोष सिद्धि की दर वर्ष 2016 में
27.8% थी, वही वर्ष 2020 में घटकर 10.6% हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं से ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने हमारे लॉ के अंदर, कानून के अंदर जो है वो लूपहोल्स देख लिए हैं, इसलिए ये बचते जा रहे हैं। तो देश में मानव तस्करी रोधी इकाइयों, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, जिसको एएचटीयू हम लोग कहते हैं, तो देश में एएचटीयू की संख्या बढ़कर 696 हो गई है। तो ये एक प्रकार की अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसी यूनिट्स हमने बढ़ा दी है, इंक्रीज कर दी है, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए काम करे। बट पूरा मुद्दा क्या है, तो आपको बता देगा इसकी राज्य की सीमाओं के पार, ध्यान से सुनना, राज्य की सीमाओं के पार मानव तस्करी के मामलों की जांच के लिए एक मजबूत एवं सशक्त तंत्र के अभाव की वजह से देश भर में तस्करों को बरी कर दिया जाता है। मतलब कि हमारी कंट्री के अंदर स्टेट बॉर्डर्स के अक्रॉस, मतलब कि पैन इंडिया लेवल पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं गाइस, पुलिस जो है, बताइए, स्टेट सब्जेक्ट है या सेंट्रल सब्जेक्ट या यूनियन सब्जेक्ट? पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। अब अगर एक स्टेट की पुलिस किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस को डील कर रही है जिसमें इन्वॉल्व क्रिमिनल्स हैं, वो अगर स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट में चले जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन तक उनको पकड़ना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, राइट? क्योंकि स्टेट के दायरे में ही ये यूनिट्स जो है वो ऑपरेट करती हैं, एएचटीयू यूनिट्स। दिस दिस इज द मेन इशू जो आपको यहां पर समझना है और हाईलाइट करना है। मेन इशू क्या है? हमें एक पैन इंडिया स्ट्रिक्ट कानून लाने की सख्त आवश्यकता है। आज की मांग यही है कि जब भारत में एएचटीयू, मानव तस्करी रोधी इकाई, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जैसी जांच एजेंसियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने वाला एक सशक्त जांच तंत्र का प्रावधान करने हेतु व्यापक कानून नहीं होगा, तब तक मानव तस्करी जैसे मामलों में दोष सिद्धि दर कम रहेगी। कि हमारी कंट्री के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म नहीं है, और वो भी लीगल बैकिंग के साथ नहीं है। इसी चीज के कारण अभाव हम लोग को देखने को मिलता है। किस चीज का अभाव देखने को मिलता है? कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज मैकेनिज्म्स के अभाव के कारण। ये जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म है, ये नहीं है, इसके कारण केसेस जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि दोषी को पकड़ती हैं एजेंसीज, दोषी जो है वो बरी हो जाता है, राइट? कुछ मतलब लूप होल्स जो है वो दिखाकर। तो आप स्ट्रॉन्ग कानून जो है वो लेकर आओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए क्या प्रयास है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, इनके द्वारा मानव तस्करी रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास विधेयक 2021, ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2021 तैयार किया गया है। इस बिल के हाईलाइट की बात करें गाइस, तो इस बिल के अंदर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है वो डाली गई है, कड़ी सजा का प्रस्ताव किया गया है, फाइन्स रखा गया है, और इवन जो भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी उसकी प्रॉपर्टी तक को सीज कर लिया जाएगा। इस बिल के अंदर महिलाओं और बच्चों के अलावा ट्रांसजेंडर्स को भी जो है वो एक्ट किया है। कई बार ट्रांसजेंडर भी जो है वो ट्रैफिकिंग के शिकार बनते हैं, तो उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। और इस मसौदे में उस प्रावधान को भी समाप्त करने के प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत किसी व्यक्ति को पीड़ित के रूप में परिभाषित करने के लिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना आवश्यक होता है। तो जनरली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना जरूरी है, ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है, तभी वो इस ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन में आएगा। तो इस प्रोविजन को हटा दिया गया है, राइट? और एक्सप्लॉइटेशन को डिफाइन किया गया कि एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आप प्रोस्टिट्यूशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको भी जो है आप इंक्लूड करो, और दूसरे फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन को इंक्लूड करो, जैसे कि पोर्नोग्राफी, फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन, फोर्स लेबर, स्लेवरी, रिमूवल ऑफ फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन, तो इसको भी आपको इंक्लूड करना है। लॉ जो है वो सभी सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स, इंडिया के अंदर रह रहे हो या इंडिया से बाहर रह रहे हो, सभी के लिए एप्लीकेबल है। जो भी शिप या जो भी एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो कुछ व्यक्तियों को अगर बाहर लेकर जा रहा है, कहीं दूसरी जगह पर लेकर जा रहा है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जो व्यक्ति, जो लोग उस शिप और एयरक्राफ्ट में बैठे हुए हैं,
तो उनको भी प्रोटेक्शन दी जाएगी इस कानून के तहत, राइट? जो इंडियन सिटीजन बेसिकली हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि सभी इंडियन सिटीजन के लिए ही एप्लीकेबल है कानून। और फॉरेन नेशनल और स्टेटलेस पर्सन भी, राइट, जो इंडिया के अंदर रहे हो उस पर्टिकुलर, जब ये कानून बना है उस समय के दौरान, और उनकी तस्करी हो गई हो, कई बार जैसे कोई टूरिस्ट आए इंडिया के अंदर, राइट, घूमने के लिए, और इंडिया के अंदर उनके खिलाफ जो है वो मामला हो गया, मतलब कि वो विक्टिम बन गए, पीड़ित बन गए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो उनके अगेंस्ट हो गई, राइट, वो केस उनके अगेंस्ट, केस नहीं मतलब कि घटना जो है उनके अगेंस्ट हो गई, तो उनको भी प्रोटेक्शन देना, उनको भी न्याय प्रोवाइड कराना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, राइट? तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एवरी ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग, सभी ऑफेंस जो हम लोग को ट्रैफिकिंग के देखने को मिलते हैं क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस के, तो वो भी इंक्लूड किए गए। क्रॉस बॉर्डर मतलब कि देश के बाहर के हम लोग को देखने को मिलता है कि अगर एक व्यक्ति इंडियन सिटीजन देश के बाहर भी अगर उसको ले जाया जा रहा है तो उसको भी हम प्रोटेक्ट करके ला सकें। डिफेंस पर्सनल, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और कोई भी उस अथॉरिटी में जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, तो वो भी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, इसी चीज के अंदर शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है प्रोटेक्शन के दायरे में, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव प्रोविजन हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को आर्टिकल 23 क्लॉज 1 के तहत प्रोहिबिट किया गया है, बैन किया गया है। इसके अलावा इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 भी हमें देखने को मिलता है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 भी हमें देखने को मिलता है। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 370 भी इससे डील करता है। इसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूट्स भी लाए गए हैं, सेक्शन 370 और 370 ए जो हम लोग को देखने को मिलता है। और एक रिपोर्ट भी हम लोग को नजर आई है 2021 की, ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट, जिसको रिलीज किया है यूनाइटेड स्टेट के स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें बताया जा रहा है कि कोविड 19 के दौरान इंडिया के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस जो है वो इंक्रीज हुए हैं, बढ़े हैं, राइट? और इवन पूरे दुनिया भर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस जो है वो काफी ज्यादा बढ़े हैं, और इंडिया के अंदर कोई भी मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस से निपटने के लिए, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड। काफी सारे पॉइंट्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिले होंगे, इसको जरूर जो है वो आप यूज करिएगा अपने मेंस के आंसर में। एंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। गाइस अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में अपीयर हो रहे हैं तो ये बेस्ट चांस है आपके लिए। 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग आपकी करवा रहे हैं। एमसीक्यूज है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस है, 10,000 क्वेश्चन, और वो भी क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल्ड सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो तुरंत आज की आज जो है वो उसको ज्वाइन करो, और आप यकीन नहीं मानोगे, मात्र 599 रुपीज में, मात्र 599 रुपीज में 10,000 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है ये। और वैसे तो इसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो 4,000 रुपए का है, और डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो 1599 का है, बट ये कोर्स आपको मात्र 599 रुपीज में मिल सकता है आज के आज। आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है 9713282838, ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर पर तुरंत जो है वो व्हाट्सएप करिए, और व्हाट्सएप पे आप जो है वो लिखेंगे 10,000 एमसीक्यूज प्रीलिम्स 2022, या फिर अगर आप प्रीलिम्स 2022 आप सिर्फ लिख देंगे तो आपको ये हम पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देंगे इस बैच से रिलेटेड। तुरंत आज के आज इस बैच को जो है वो ज्वाइन करिए। बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए प्रीलिम्स को क्रैक करने का। इतनी बेहतरीन, इतने ह्यूज मात्रा में आपको क्वेश्चन जो है वो कहीं और नहीं मिलेंगे, वो भी इतने, मतलब इस प्राइस में 599 मात्र में। तुरंत जो है वो आज के आज ज्वाइन करो आप। एक ड्राफ्ट लॉ रेफ्यूजी राइट्स के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। शरणार्थी अधिकारों पर कानून का एक मसौदा हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। मसौदा हमारे लिए काम का नहीं होता है, ड्राफ्ट हमारे लिए काम के नहीं होते हैं, बट इसको पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स मेंस में आपको मिल जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रेफ्यूजी शरणार्थी कौन होते हैं इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी जानकारी होगी ही। वो लोग जिन लोगों ने अपनी खुद की कंट्री के अंदर किसी प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन फेस किया हो और वहां से वो भागे हो, तो वो लोग होते हैं रेफ्यूजी। स्टेटलेस पर्सन, मतलब कि जिनके पास किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं होती है, वो होते हैं रेफ्यूजी। और पूरे दुनिया भर में ऐसे जो लोग हैं जिनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, राइट, उनको प्रोटेक्ट करने का जिम्मा जो है वो कंट्रीज का है, नेशंस का है, कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। उनको आप जो है वो असाइलम दो, कहीं पर रहने की व्यवस्था करो, उनके लिए खाना पीना उनको प्रोवाइड कराओ, ह्यूमैनिटेरियन एड जिसको हम लोग बोलते हैं वो प्रोवाइड कराओ, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इनके द्वारा भारत में शरणार्थियों और
शरण मांगने वालों के बुनियादी मानव अधिकारों के संरक्षण पर चर्चा की गई। तो एनएचआरसी ने एक डिस्कशन कंडक्ट किया किस चीज के ऊपर, कि जो रेफ्यूजीज हैं और जो असाइलम सीकर्स हैं इंडिया के अंदर, कि इंडिया में जो रेफ्यूजीज लोग हैं और जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया उन्हें रहने के लिए व्यवस्था प्रोवाइड कराए, जगह प्रोवाइड कराए, जो रेफ्यूजीज हैं, स्टेटलेस पर्सन है, तो उनके प्रोटेक्शन, बेसिकली उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन पर चर्चा हुई कि उनकी बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो क्या होनी चाहिए। और इस मीटिंग के दौरान पार्टिसिपेंट्स ने काफी सारी चिंता व्यक्त करी, जैसे कि इंडिया के पास कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है रेफ्यूजीज के लिए और असाइलम सीकर के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली और सजेस्ट किया गया कि एक मॉडल लॉ जो है वो असाइलम और रेफ्यूजीज के ऊपर लाया जाए, जिसको ड्राफ्ट किया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। बहुत साल पहले ड्राफ्ट किया था, काफी साल पहले, काफी दशक पहले ड्राफ्ट किया था, बट उसको सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं किया। तो कहा यह जा रहा है कि ऐसे कानून को दोबारा से जो है वो रिवाइज करवाओ एक्सपर्ट कमिटी के द्वारा, दोबारा से इसको चेक करवाओ और जो भी आज की डेट में इंपॉर्टेंट चीज है वो उसके अंदर शामिल करो, ऐड करो। और या फिर कुछ ऐसी चीज है जो शायद पहले आपने ऐड कर दी होगी, जो कि जैसे होता है ना कि कई बार कुछ लोग रेफ्यूजीज बनकर जो है टेररिस्ट जो है वो एंटर हो जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर, बेनिफिट अपनाते हैं, कुछ सालों तक इंडिया के अंदर रहते हैं नॉर्मल तरीके से। कुछ साल मतलब मैं मान के चलो 10-20 साल, एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, जिस पीरियड में एक व्यक्ति जो है मतलब कि वो थोड़े जैसे उसने अपनी दुकान खोल ली, कुछ नॉर्मल बिजनेस करने लगा, जैसे कि आपको पता होगा कि ये स्लीपर सेल्स वगैरह होता है। ये इनका ऑपरेशन ये नहीं होता कि आप जो है वो जाकर घुस जाए और फिर घुसने के बाद तुरंत जो है वो अटैक कर दें। इनका काम होता है लॉन्ग टर्म, कि जब 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद इनको मैसेज आए कि आपको ये ड्यूटी जो है वो अपनी करनी है, तो फिर वो चीज करते हैं। तो ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिलती है। आपने कई बार मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, हमारी इंडियन सिनेमा में इस चीज को बहुत अच्छे से जो है वो दिखाया गया है। मैं शायद गलत नहीं हूं तो जैसे हॉलीडे करके एक पिक्चर है अक्षय कुमार की, उसमें भी ये चीज जो है वो दिखाई गई है। हॉलीडे मेरे ख्याल से साउथ इंडिया की जो मूवी है उसकी कॉपी है, राइट। बट और इसके अलावा एक और मूवी बेबी, बेबी में भी इस प्रकार के सीन्स हम लोग को जो है वो देखने को मिले, राइट। तो ऐसी चीज होती है, ये बिल्कुल सच है कि इस प्रकार की एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिलती है, स्लीपर सेल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो रेफ्यूजीज बनकर भी कुछ लोग इंडिया के अंदर प्लांट किए जा सकते हैं। तो ये सब चीजें भी है जिसको कानून के अंदर जो है वो शामिल करना है स्ट्रिक्टली, कि ऐसी चीज जो है वो ना हो, ऐसी हम लोग रेफ्यूजीज को आइडेंटिफाई कर सकें, राइट। आइडेंटिफाई इन द सेंस कि पास्ट पास्ट आइडेंटिटी को रखकर, जैसे कि अब वो किसी कंट्री से भागे हैं, तो एटलीस्ट हम उस कंट्री, क्योंकि देखो हमारी भी जो हमें देखने को मिलते हैं कि जैसे होता है ना कि हमारी कंट्री के अंदर जैसे आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज पर जो है वो एंटर करेंगे, जाएंगे, ऑप्ट करेंगे, काफी सारे लोग आईएफएस को जो है वो चूज करते हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी आईएफएस होती है। तो आप में से कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाएगा, तो वो इंडियन डिप्लोमेट रहेंगे, दूसरी कंट्री के अंदर रहेंगे वो, राइट, दूसरी कंट्री के अंदर इंडियन एम्बेसी के अंदर रहेंगे वो, राइट। तो हमारी भी एम्बेसीज अलग अलग कंट्रीज के अंदर है। तो जहां से वो व्यक्ति आया है भागकर, तो एटलीस्ट हम अपनी एम्बेसी के माध्यम से जो है वो उसकी डिटेल्स हासिल कर सकें, उसका पास्ट रिकॉर्ड जो है वो हासिल कर सकें कि यार वो व्यक्ति वहां का है कि नहीं। तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जहां से वो आए उस चीज के लिए, राइट। तो वो सब चीजें भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब तो मैंने अपने पॉइंट्स आपको बताए हैं जो होनी चाहिए जो चीजें, और वो भी आप जरूर अपने मेंस में लिखिएगा। बाकी इस प्रकार के कानून की जो है वो क्या आवश्यकता है, तो रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर जो है, शरणार्थी और शरण मांगने वाले व्यक्ति जो है, तो इनको अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 14, 20, 21 के तहत। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये आर्टिकल्स हैं, तो इनके तहत इनको अधिकार देने की बात की गई है। मतलब कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके अधिकार को प्रोटेक्ट करना। बट क्लैरिटी नहीं है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास भी कि क्या अधिकार, किस टाइप के अधिकार, लीगल बैकिंग नहीं है। और यदि इस संदर्भ में कोई कानून बनाया जाता है, तो यह मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कानून को सुचिता एवं एक रूपता प्रदान करेगा, कानून को लीगल सैंक्टिटी और यूनिफॉर्मिटी जो है वो प्रोवाइड कराएगा, राइट। और क्या सजेशन जो है वो लिए गए, तो अपडेट किया जाए दो ओल्ड एनएचआरसी के डॉक्यूमेंट्स को, दो पुराने एनएचआरसी के डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अपडेट करो। डोमेस्टिक असाइलम लॉज और मॉडल लॉ से रिलेटेड जो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि रेफ्यूजीज के मॉडल लॉज क्या होने चाहिए। एक पैनल या कमिटी जो है वो बनाई जानी चाहिए, राइट, स्कॉलर्स की, एक्सपर्ट्स की, जो कि इन सब ड्राफ्ट लॉ को जो है वो अपडेट करें, यानी कि एक्सपर्ट कमिटी अपडेट करें। और इवन यूनाइटेड नेशन की एक मल्टीलैटरल ट्रीटी हम लोग को देखने को मिलती है जिसने रेफ्यूजी की डेफिनेशन दी है, वो है रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951, रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951, जिसने डिफाइन किया है रेफ्यूजी को। और इसमें रेफ्यूजी के क्या अधिकार होंगे, राइट, कि जो भी इंडिविजुअल
असाइलम जो है वो मांगता है, राइट, जो शरण जो है वो मांगता है, तो उसके क्या अधिकार होंगे, रेफ्यूजी के क्या अधिकार होंगे, एक कंट्री की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी असाइलम ग्रांट करने की, राइट। तो ये सब चीजों के बारे में इसमें मेंशन है, इस मल्टीलैटरल ट्रीटी में मेंशन है, जो यूनाइटेड नेशंस की हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। कुछ कन्विक्शन हम लोग को ऐसे देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर मल्टीलैटरल ट्रीटी के अंदर, जिसमें कुछ राइट्स दिए गए हैं कि जो भी लोग जो है किसी भी प्रकार की उत्पीड़न के कारण, परसिक्यूशन के कारण, बिकॉज ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, एफिलिएशन टू अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ओपिनियन, तो कई बार लोगों को रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, यानी कि नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या किसी किसी विशेष सामाजिक समूह से संबंधिता या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर जिन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, परसिक्यूशन जिन लोग का, उत्पीड़न जिन लोग का होता है और उन लोग को फोर्सफुली भगना पड़ता है उस कंट्री से, तो ऐसे जो लोग हैं वो कौन है? रेफ्यूजीज है, और उनको दूसरी कंट्री शरण प्रोवाइड कराए। तो इसको लेकर ये कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिलता है, और कन्वेंशन ने ये भी बताया हुआ है कि कौन लोग जो है जिनको रेफ्यूजी नहीं माना जाएगा, तो वॉर क्रिमिनल्स को, युद्ध अपराधियों को रेफ्यूजी जो है वो नहीं माना जाएगा। कन्वेंशन ने ये भी कहा है कि वीजा फ्री ट्रेवल जो है वो प्रोवाइड किया जाए रेफ्यूजीज को, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और कन्वेंशन जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो आर्टिकल 14 जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसके आधार पर ये कन्वेंशन बनाया गया है, जिसमें कि दूसरी कंट्री जो है वो हेल्प करें रेफ्यूजीज की, रिकॉग्नाइज करें रेफ्यूजीज के अधिकार को, और उनको हेल्प करें, उनको शरण जो है वो प्रोवाइड कराएं। इसके अंदर मेंशन है कि रेफ्यूजीज जो है वो किस प्रकार के राइट्स जो है वो एंजॉय करेंगे, यानी कि किस प्रकार से उनको ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो प्रोवाइड कराना है, राइट, मानवीय सहायता जो है वो प्रोवाइड कराना है। तो ये सब चीजें इसके अंदर शामिल हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। गाइज, हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर कोटा कानून पर रोक लगा दी गई है। जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। तो गाइज, आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये स्टे लगाया है कानून के ऊपर। कानून ये कहता है कि हरियाणा के अंदर जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनीज हैं, उसमें 75% जॉब जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए हरियाणवीज को, यानी कि हरियाणा के लोकलाइट्स को 75% जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कानून इससे रिलेटेड था, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन से रिलेटेड। हरियाणा सरकार एक बिल लेकर आई थी, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल, हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक, ये हरियाणा सरकार लेकर आई थी। इस बिल के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में 75% रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाना था लोकलाइट्स को, और ये बिल जो है वो 15 जनवरी 2022 से लागू किया जाना था। बट अब इस पर्टिकुलर बिल पर रोक लगा दी गई है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। और क्यों इस कानून को चुनौती दी गई है, क्यों इस लॉ जो है उसको चैलेंज किया गया है, तो जो पेटिशनर है, याचिकर्ता है, इनका कहना है कि हरियाणा सरकार भूमि पुत्र यानी कि सन ऑफ द सॉइल्स की नीति लागू करके निजी क्षेत्र में आरक्षण देना चाहती है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो है वो रिजर्वेशन देना चाहती है हरियाणा सरकार सन ऑफ द सॉइल की पॉलिसी को अडॉप्ट करके, जो कि जो नियोक्ता है, मतलब कि एम्प्लॉयर्स जो हैं, इनको प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो ये एम्प्लॉयर्स को जो राइट्स जो प्राप्त है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसका क्लियरली ये उल्लंघन है। तो ऐसा याचिकर्ता का कहना है, पेटिशनर्स का कहना है। याचिकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि निजी क्षेत्र की नौकरियां विशुद्ध रूप से कौशल और विश्लेषणात्मक दिमाग पर आधारित होती है। तो याचिकर्ता ने यह भी आर्ग्यू किया है कि प्राइवेट सेक्टर जॉब जो है वो प्योरली किसके ऊपर आधारित होती है? स्किल्स के ऊपर और एनालिटिकल माइंड के ऊपर आधारित होती है। और इसके अलावा कामगारों को भारत में किसी भी हिस्से में काम करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इवन जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी ये फंडामेंटल राइट प्राप्त है कि वो इंडिया में कहीं पर भी जो है वो काम कर सकते हैं। तो इससे क्या नुकसान होगा? इससे एम्प्लॉयर को भी नुकसान है और एम्प्लॉइज को भी नुकसान है, राइट। पूरे इंडिया के एम्प्लॉइज, यानी कि अगर किसी स्टेट के अंदर इस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन आ जाता है, वो भी 75% तक, तो दूसरी स्टेट के जो एम्प्लॉय हैं उनको मतलब जैसे कि जहां पर भी स्टेट है जहां पर एमएनसी ज्यादा है, तो वहां पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। और सेकेंडली, अगर एम्प्लॉयर जो है वो अगर रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा कि उसको अपनी कंपनी में 75% हरियाणवीज को रखना है या फिर जो भी XYZ लोकलाइट्स को जो है वो रखना है,
राइट, जहां पर ये इस प्रकार का कानून आया, जिससे स्टेट में ये कानून आया, क्योंकि इस टाइप के कानून ऑलरेडी हम लोग को काफी सारी स्टेट्स की तरफ से ये पहल जो है वो देखने को मिल चुकी है। जैसे कर्नाटक की तरफ से भी ये पहल हम लोग को देखने को मिल चुकी है, कन्नीगढ़ को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, है ना, कि लोकलाइट्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाना है। तो इवन मध्य प्रदेश ने भी जो है ये पहल जो है वो करी है। तो ऐसे काफी सारी स्टेट्स अगर ये पहल करने लगेंगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एम्प्लॉइज, जो कि पूरे इंडिया के जो एम्प्लॉइज यानी कि ऑल ओवर इंडिया, जैसे एक व्यक्ति है, कोई एम्प्लॉय है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर उसको जॉब जो है वो मिल सकती है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो खत्म हो जाएगा। सेकेंडली, एम्प्लॉयर को भी रेस्ट्रिक्टेड रहना पड़ेगा कि वो रेदर देन स्किल्स, सामने वाले की स्किल्स को बाद में देखेगा, सामने वाले के जो होता है ना कि जो एनालिटिकल माइंड है उसको बाद में देखेगा, पहले ये चेक करेगा कि वो व्यक्ति वहां का लोकलाइट है कि नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब, और वो वैसे भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो किस चीज पर काम करती है, प्रॉफिट पर काम करती है। और उनको अगर लगेगा कि यार ये लोकलाइट जो है वो उनके पास इतना वो नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो वो ऑब्वियस ही बात है, वो रेदर देन लोकलाइट्स को रखने की जगह वहां पे अपनी कंपनी शट डाउन कर देंगे। तो इससे एमएनसीज भी जो है वो काफी ज्यादा उस स्टेट से बाहर चली जाएंगी, और ये अल्टीमेटली स्टेट के रेवेन्यू पर ही इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक चीज है, क्योंकि कानून जो है वो जनता के हित के लिए लाया जा रहा है, बट एटलीस्ट आपको अपना वो भी तो चलाना है ना, रेवेन्यू भी तो देखना है। तो स्टेट ने तो वोट्स मांगने के पर्पस के लिए कानून लेकर आ गई, राइट, कि स्टेट से उनको जो है वो वोट्स जो है वो मिल जाएंगे। बट आप टिकोगे कैसे, आप चलाओगे कैसे, क्योंकि उस समय एमएनसीज अगर हट जाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, फिर उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करोगे। सो देयर आर समथिंग, कई बार जो होता है ना कि कई बार हम कुछ चीज मतलब जैसे होता है ना कि कई बार शॉर्ट टर्म चीजों को देखकर हम अपने लॉन्ग टर्म गोल जो है वो खत्म कर देते हैं। जैसे मैंने कई बार देखा लोगों को सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान भी, मैंने कई बार लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। लोग बाग जो है उनको ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म खुशी, शॉर्ट टर्म मजा, उनको लग रहा है कि यार दोस्त ने जो है वो बुलाया घूमने के लिए, चले जाते हैं, चले गए, और लॉन्ग टर्म अपने गोल को आपने खत्म कर दिया। आप अभी अगर मजे करोगे ना, अभी अगर 1 से 1.5 साल तक अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ मजे करते रहोगे प्रिपरेशन के दौरान, तो सिलेक्शन नहीं होगा। दिस प्रिपरेशन इज लाइक द जीवन ऑफ सन्यासी। ये प्रिपरेशन एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें आपको सन्यासी की तरह जीवन जीना है, भटकना नहीं है। बट लोग भटकते हैं, छोटे छोटे इंजॉयमेंट के चक्कर में अपनी प्रिपरेशन को जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं, हट जाते हैं प्रिपरेशन से, पाथ से हट जाते हैं, रास्ते से हट जाते हैं। ये नहीं करना यार, स्ट्रिक्टली तैयारी करो, बिकॉज ये 1 से 1.5 साल जो आपका होगा ये आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। रिलीजियसली स्ट्रिक्टली तैयारी आपको करनी है, भटकना नहीं है अपने गोल से यार, गोल पे रहकर तैयारी करनी है। चलो एनीवेज, तो भटकना नहीं है। तो वही चीज है कि पॉलिटिशियन जो है वो कई बार शॉर्ट टर्म गोल्स के कारण अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को जो है वो खत्म कर देते हैं। अब आपका शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल में तो आप अपने जो वहां के स्टेट के जो निवासी उनको तो खुश कर लोगे, वोट जो है वो गैदर कर लोगे, सत्ता पे आ जाओगे। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म, वो स्टेट में अगर एमएनसीज अगर भाग जाएंगी तो रेवेन्यू फिर कहां से जनरेट होगा, फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगी, ये भी तो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स जो कि इस प्रकार के कानून में हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि लोकलाइट्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने से रिलेटेड है। कोई भी पर्टिकुलर जॉब है वो ऑब्वियस ही बात है मेरिट के ऊपर आधारित होनी चाहिए। जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इतनी ज्यादा जी जान लगाकर, मन लगा के तैयारी करें। अब देखो यहाँ पर रिजर्वेशन वाला पॉइंट मत लेकर आना, ठीक है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में रैंक 1 उसी को मिलेगी जिसका सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा। ये कुछ बेवकूफ लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग को लगता है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट काफी सारे लोग उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, क्योंकि उनको राइट्स उठाने दो ना। क्यों क्यों चल रहे हो, क्यों चल रहे हो। आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, ठीक है, उनको तो सिर्फ प्रीलिम्स तक की मौका मिल पाता है ना, प्रीलिम्स पर ही कट ऑफ मिल पाता है, या फिर अगर मेंस में भी हो तो वो लास्ट रैंक ही उनकी आएगी। आईएएस तो कोई बनेगा नहीं। कोई व्यक्ति आईएएस जो है वो रिजर्वेशन के माध्यम से जो है वो कब बनेगा, जब उस वो टॉप पोजीशन पर रहेगा। टॉप 10 रैंक, टॉप 10 रैंक किस व्यक्ति की आएगी, जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे। तो रैंक जो होती है वो मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, राइट। और कट ऑफ जो होता है वो तो सिर्फ आपको एक धक्का दे दिए कि चल ठीक है यार ग्रुप डी वाली सर्विस पे आ जा, राइट, लो वाली सर्विस पे जो है आ जा तू। वैसे तो ग्रुप डी की यहाँ पर बात नहीं है, आप लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस ग्रुप ए पर की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं। आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ एक पुश देने के लिए है, मेरिट के लिए नहीं है। हाँ, इसमें अलग कुछ पॉइंट ऑफ व्यू कॉलेजेस से रिलेटेड हो जाते हैं कि आप अच्छे कॉलेज से जो है वो निकलोगे तो आपको अच्छी जॉब जो है मिल जाएगी, बट अल्टीमेटली इस जीवन में एजुकेशन मैटर नहीं करता है, इस जीवन में अवेयरनेस मैटर करती है। मैंने बहुत सारे देखे हैं, मेरे खुद दोस्त थे, बहुत पढ़ाई करते थे, बहुत बहुत ज्यादा पढ़ने वाले लोग थे। मतलब स्कूल में उनके 90, 99, 95 के ऊपर परसेंट, 99। अरे मैंने बाप रे, और आज की रेट में 35,000 की जॉब जो है वो कर रहे हैं।
तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब? तो आपको, अगर आप सोचते हो कि आपके अगर स्कूल में या कॉलेजेस में अगर मार्क्स कम कम है तो आप आईएएस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो ये गलत सोचते हो आप। आईएएस क्वालिफाई उनने भी किया है जिन्होंने 12वीं 2 बार 3 बार रिपीट करी है, उनने भी क्वालिफाई किया है। 12वीं फेल लोगों ने भी, मतलब 12वीं फेल तो ऑब्वियसली क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, 12वीं फेल होकर फिर से 12वीं देकर ऐसे लोगों ने भी जो है आईएएस एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो आप बिल्कुल ये टेंशन मत लो कि आपके मार्क्स खराब है तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो कर सकते हो। तो ये चीज है, राइट। और इस विधेयक के तहत नियोक्ताओं को स्थानीय उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र में नियुक्त करने के लिए मजबूर करना भारत के संविधान द्वारा बनाए गए एक संघीय ढांचे का उल्लंघन है। फेडरल स्ट्रक्चर का क्लियरली वायलेशन है कि आप एम्प्लॉयर जो है उनको आप जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि वो जो है वो एक ही जगह से जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो सीख कर सकते हैं, आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। फंडामेंटल राइट कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो कहीं पर भी जाकर जो है वो जॉब जो है वो कर सकता है, कहीं पर भी जाकर बिजनेस जो है वो कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो बात अलग है, बट इस तरीके से रिजर्वेशन का क्लॉज ले आओगे तो दैट विल बिकम टोटली डिफिकल्ट। आप फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर का, संघीय ढांचे का जो है उल्लंघन कर रहे हो, राइट। और इसके तहत सरकार सार्वजनिक हित के विपरीत कार्य नहीं कर सकती। तो पेटिशनर ने ये बोला है कि सरकार, गवर्नमेंट जो है ये सार्वजनिक हित के, पब्लिक इंटरेस्ट के हित के विरुद्ध नहीं जा सकती। ये आप जो है वो एक क्लास को बेनिफिट देने के लिए आप मेजोरिटी को जो है वो आप वो नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको एक क्लास को बेनिफिट, इक्विटी करो, दैट इज गुड, इक्विटी इज गुड, कि आप जो है वो पुश दे रहे हो। बट इस तरीके से 75%, 10%, 20% होता तो भी समझ में आता कि चल ठीक है यार आपने कुछ किया। 75% प्राइवेट सेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा ये सब चीजें। प्राइवेट सेक्टर वर्क ऑन प्रॉफिट, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस कानून के हाइलाइट्स क्या है, चलिए आइए मैं आपको समझाता हूं। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2020 के प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो 75% रिजर्वेशन वाली बात तो आपको पता लग गई कि प्राइवेट सेक्टर जॉब में जो रेसिडेंट कैंडिडेट जो होंगे, जो डोमिसाइल के होंगे, राइट, अधिवास जिनका होगा, राइट, तो निवासी प्रमाण पत्र जो है वो हरियाणा का जिनके पास होगा, सिर्फ उन्हीं को ही जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी, यानी कि 75%। मतलब ये मान के चलो आप कि 10 में से 7-8 लोग जो है वो होना एक कंपनी में मैंडेटरी होगा कि जो हरियाणा के होंगे। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये कानून जो है वो 10 साल के पीरियड के लिए होगा, सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना। और ये कानून मंथली सैलरी जिनकी 30,000 से कम है उनके लिए एप्लीकेबल होगा। 30,000 से ऊपर वाले लोगों की सैलरी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो कि आपने कभी, कई बार आप पढ़ने वढ़ने गए हो, दिल्ली वगैरह गए हो या फिर आप दिल्ली के हो गए, तो आपको पता होगा इस चीज के बारे में। काफी सारे लोग अलग अलग जगह से 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, भारी मात्रा में लोग नौकरी करने दिल्ली पहुंचते, रिक्शा चलाते हैं भारी मात्रा में लोग। आप दिल्ली में पूछिएगा किसी रिक्शा वाले से, यूपी बिहार कहीं कहीं का आपको मिलेगा वो। हरियाणा में गुड़गांव, गुड़गांव की अगर आप बात करो तो वहां पर भी काफी सारे लोग आपको मिलेंगे बिहार के इधर उधर के। मैं बात नहीं कर रही, तो रिक्शा चलाना, ठेला चलाना, ये प्राइवेट, मतलब ये उसका खुद का इंडिविजुअल बिजनेस होगा, राइट, मतलब वो खुद सोल प्रोप्राइटर है, राइट। बट मैं बात करूं यहाँ पर किसी कंपनी की, जैसे सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी होती है आजकल, तो ये सिक्योरिटी गार्ड कई बार बाहर से आ रहे होते हैं, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर प्राइवेट कंपनी टू सर्वाइव, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कई बार जैसे वो वाली जॉब होती है, तो चलो ठीक है, ये सब जॉब तो फिर भी ऑब्वियस ही बात है कि आप जो है वो स्किल, इसमें उतनी ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे बीपीओ है, बीपीओ कितने सारे हैं गुड़गांव में, देखिए आप बीपीओ कितने सारे आपको मिलेंगे भारी मात्रा में। तो बीपीओ में जो जॉब होती है उसकी भी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती। कुछ कुछ होते हैं बीपीओ में जॉब, हम लोग को 40-40 हजार तक जो है वो देखने को मिलती है हैदराबाद, बट वो भी आपको डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स जो है वो किस टाइप की है। मैंने काम किया था बीपीओ में बहुत साल पहले, 12th के बाद पास हो गए अपन ने जो है वो काम शुरू किया। 4,500 रुपए महीने की जो है वो जॉब पे काम किया था 4,500, उससे उसी में अपन खुश थे बहुत। जब एक दिन पता लगा कि अरे मेरे साइड वाले जो भैया हैं पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 15,000 है, अपन ने विद्रो कर दिया। क्योंकि उस समय कुछ भी काम करो गाइस, कुछ भी काम करो, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आज पढ़ रहे हो तो गिव योर बेस्ट। मेरा लेक्चर सुन रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन से सुनो। मैंने जब काम किया था बीपीओ में, पहला महीना मेरा जो था, पहली बात तो 5 दिन में मैं भाग गया था क्योंकि एनवायरमेंट कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। अपने दोस्तों को लेकर आ गया मैंने कहा तू भी जॉब कर, देख मैं भी कर रहा हूँ, तू भी कर। 4-5 दोस्त को लेकर आ गया बीपीओ के अंदर, मस्त जॉब करी, मजा आया एकदम। मैं आपको बता रहा हूँ, पहला महीना बेस्ट न्यू कमर अवार्ड, दूसरा महीना हाईएस्ट सेल, तीसरे महीने में उस बीपीओ का बॉस मेरे साथ
नाइट शिफ्ट थी, रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे का रहता था। रात में 2 बजे मुझे खीर खिलाने ले जाता था। खीर बस स्टैंड पे बहुत बढ़िया खीर मिलती थी, पसंद थी मुझे। तो और कमलाश कैसे हो, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सेल्स मारता था उनके, सबसे ज्यादा। 9 बजे मेरा काम शुरू होता था, 12 बजे वाले ब्रेक में सब खत्म। मतलब मान के चलो पूरे बीपीओ में करीब 50 एक लोग थे। मैं आपको बता रहा हूँ 45 लोग एक तरफ और हम 5 लोगों की हाईएस्ट परफॉर्मेंस लोगों की टीम एक तरफ, जिसमें मैं न्यू कमर था और बाकी 4 पिछले 3-4 साल से काम कर रहे थे, एक्सपीरियंस वाले थे। तो मेरे अंदर क्वालिटी क्या थी, मैं वो गेम को समझ गया था। गेम क्या था बीपीओ का, लोग लगे रहते थे कस्टमर को कन्विंस करने, ले लो ले लो ले लो। मैं क्या करता था, लेना है तो लो। इवन इन माय कोर्सेज ऑल्सो मैं किसी को नहीं बोलता लो, कोई जरूरत नहीं लेने की। जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है भाड़ में जाओ। यहाँ मैं एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए बैठा हूँ। यू गाइज आर लाइक, बच्चे नहीं हो आप लोग, बड़े हो, प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो। यू नो व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। सो दीज आर सम पॉइंट्स जिस पर काम करना है। कुछ भी काम करो फोकस रहकर करो। मैं जो भी काम करता हूँ बहुत फोकस रहकर करता हूँ, कोई भी एक चीज करूँ मैं। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड इन ईच एंड एवरी थिंग। आपको लग रहा होगा सर ज्यादा बोल दिया आज आपने, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आज जल्दी जल्दी पढ़ा दो। पढ़ा रहे हैं, कभी कभी सुन भी लिया करो। चलो, तो ये जो कानून है ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 10 साल के पीरियड के लिए होगा। मंथली सैलरी जो होगी वो 30,000 से कम की होनी चाहिए, राइट। तो ऐसी सैलरी वाली जॉब में लोकलाइट्स को हायर किया जाएगा। रैशनल क्या है इस पूरे कानून के पीछे, तर्क क्या है? एक ऐसा हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट करना है इंडस्ट्री के लिए एज वेल एज युवाओं के लिए कि एक अच्छा बैलेंस जो है वो बन सके, कि इंडस्ट्री भी जो है वो प्रोग्रेस कर सके और इकोनॉमी भी जो है वो आगे बढ़ सके। कहां से बढ़ाओगे इकोनॉमी जब एमएनसी भग जाएगी? कंसर्न, चिंता जो है वो इस बिल से रिलेटेड क्या है, तो पूरी चिंता का आपको बता चुका हूं, कुछ थ्योरी है वो ध्यान से सुनो। इट कुड लीड टू मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल फर्म मूविंग आउट ऑफ द स्टेट। एमएनसीज बाहर चली जाएगी, क्लियरली यहां पर मेंशन है आपकी थ्योरी में, राइट। पीडीएफ आपके पास आती है तो इस पीडीएफ का उपयोग किया करो, बार बार देखा करो, रिवाइज किया करो। रिजर्वेशन अफेक्ट प्रोडक्टिविटी एंड इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस। तो रिजर्वेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी और इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस को जो है वो अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल इश्यूज जो है वो इन कानून के क्या हम लोग को देखने को मिलते हैं। जो क्वेश्चन है एक तो डोमिसाइल रिजर्वेशन का जॉब्स के अंदर, तो ये बड़े एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। हालांकि डोमिसाइल कोटा जो है वो एजुकेशन में हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि फेयरली कॉमन है, जनरल है। कोर्ट्स ने तक जो है वो इस चीज को जो है वो कहा है कि इस प्रकार से जो रिजर्वेशन है वो आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी मत एक्सटेंड करो। यहां तो आपने प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में जो है वो एक्सटेंड कर दिया इस टाइप के डोमिसाइल रिजर्वेशन, है ना। और इशू ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उनको ये रिजर्वेशन जो है वो कंप्लाई करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के साथ। और इवन आपको एक और चीज बता देगा, इसकी स्टेट जो है उसको ये पावर मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 क्लॉज 4 से। किस टाइप की पावर, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की पावर। बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी मैनिफेस्ट प्रोविजन नहीं है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो क्लियरली ये चीज मेंशन है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे रिजर्वेशन की तो बात की गई है, बट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट पे रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं, और आप इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करके प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं ला सकते हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इवन ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1G जो है उसके भी हम लोग को देखने को मिलता है कि उसके भी पक्ष में नहीं है, राइट। तो ये चीजें हैं। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये पूरी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने थोड़ा बहुत आपको जो ज्ञान दिया होगा उससे आपके दिमाग खुल गए होंगे और आप अच्छे से अब तैयारी करने लगोगे, राइट। कभी कभी ले लिया करो, ज्ञान इंपॉर्टेंट होता है। तो हरियाणा का ये प्राइवेट सेक्टर कोटा लॉ क्या है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है ही पूरी की पूरी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा सरकार के निजी क्षेत्र में आरक्षण संबंधी विवादास्पद कानून को रोक लगाने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि स्टे लगा दिया था हरियाणा के 75% रिजर्वेशन जो प्रोवाइड करा रहा है जो ये कानून लोकल युवाओं को, यानी कि जिन लोगों की जो सैलरी होगी 30,000 पर मंथ से कम की होगी, तो ऐसी जो पोस्ट है, ऐसी जो जॉब प्रोफाइल है, तो उस जॉब प्रोफाइल में 75% हरियाणा के लोकलाइट्स होने चाहिए। इस चीज को लेकर एक कानून हरियाणा ने लेकर आई है, और इसी कानून पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो रोक लगा दी थी, तो इस रोक को हटा दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस रोक को हटाया है। तो इस चीज को लेकर एक छोटी सी अपडेट है, और हरियाणा सरकार ये कानून लेकर आई थी, राइट। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिला था, जो कि लागू होना था 15 जनवरी 2022 से, बट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसके ऊपर
स्टे लगा दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जो है वो क्यों हटाया? तो बेंच ने ऑब्जर्व किया कि हर एक कानून जो लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है वो लीगल होता है, राइट? कि विधायिका द्वारा पारित प्रत्येक कानून जो है वो वैध होता है। और ऑर्डर जो स्टे का हम लोग को देखने को मिलता है इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए, वो रीजन होना चाहिए, मतलब उसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए। यानी कि कोर्ट अगर किसी कानून के ऊपर रोक लगा रही है, कानून को पास नहीं होने दे रही है, स्टे कर रही है, तो उसके पीछे तर्क होने चाहिए। और हाईकोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है वो सफिशिएंट रीजन, कारण जो है वो नहीं दे पाई कि हरियाणा के कानून को जो है वो क्यों रोकना चाहिए, यानी कि इस कानून को, रिजर्वेशन से रिलेटेड कानून को क्यों रोकना चाहिए। तो उस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है वो रीजन नहीं दे पाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है लिफ्ट कर दिया, हटा दिया इस स्टे को। ठीक है, तो ये एक अपडेट है छोटी सी जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। सोलार वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी, जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सौर्य अपशिष्ट प्रबंधन नीति, वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA के अकॉर्डिंग इंडिया को एक फर्म पॉलिसी की आवश्यकता है। हमें एक पॉलिसी चाहिए जिस पॉलिसी के थ्रू हम लोग वेस्ट को मैनेज कर सके। कैसे वेस्ट? जो सोलार पैनल से उत्पन्न होते हैं या सोलार पैनल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान उत्पन्न होते हैं। जो सोलार एनर्जी जो हम लोग को देखने को मिलती है उसको जनरेट करने के लिए सोलार ग्रिड्स की आवश्यकता होती है, सोलार पैनल्स की आवश्यकता होती है। तो वो पैनल जो है उसको बनाने के दौरान या सोलार पैनल अगर खराब हो जाते हैं तो उसको जो लोग फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं, तो वो क्या है? वो एक प्रकार का वेस्ट है। तो इसके लिए एक सेपरेट जो है वो हम लोग को पॉलिसी लाने की आवश्यकता है। जो ये सोलार पैनल जो उपयोग हम कर लेते हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो वेस्ट जनरेट होता है, तो उसके लिए एक सेपरेट पॉलिसी लाने की आवश्यकता है। और आज की डेट में सोलार वेस्ट की अगर हम लोग बात करें, जो जनरेट होता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के तौर पर ही जो है वो देखते हैं, राइट? उसको अलग से हम लोग जो है वो नहीं करते हैं। इंडिया के अंदर आज की डेट में सोलार वेस्ट को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का पार्ट जो है वो माना गया है। सेपरेट वेस्ट हमने इसको नहीं बनाया है। और IRENA के अकॉर्डिंग एस्टिमेट ये है कि ग्लोबल फोटोवोल्टाइक वेस्ट जो होगा वो 78 मिलियन टन हो जाएगा 2050 तक, क्योंकि सोलार एनर्जी के ऊपर पूरे दुनिया भर में काम चल रहा है। और इंडिया जो है टॉप 5 फोटोवोल्टाइक वेस्ट क्रिएटर कंट्री में से एक जो है वो बन सकती है इन फ्यूचर। तो इसलिए सोलार वेस्ट जो है उसके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, उसकी प्रॉपर डंपिंग के लिए, प्रॉपर आप कह सकते हैं रिसाइकलिंग के लिए हमें एक सेपरेट पॉलिसी लाने की सख्त आवश्यकता है। तो ये सिंपल सी एक अपडेट है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। गाइस, बात करेंगे न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट के बारे में, न्यूट्रिनो परियोजना के बारे में। तो जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको सिंपल तरीके से एक चीज समझा दूं पहले ही, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, कि इस टॉपिक के अंदर जो थ्योरी लिखी हुई है वो थ्योरी उतनी ज्यादा काम की नहीं है। वो ना आपके एग्जाम में आएगी, ना उस थ्योरी से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। न्यूट्रिनोस टॉपिक के अंदर आपको सिर्फ 3 ही चीज समझनी है। पहली चीज, न्यूट्रिनो जो है वो फोटॉन्स के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। दूसरे नंबर का एलिमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में, आप जहां पर बैठे, मैं जहां पर बैठा हूं, हमारे आसपास बहुत ज्यादा मात्रा में ये न्यूट्रिनोज अवेलेबल है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इनको कैच करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है इनको कैच करना? क्योंकि ये आसानी से विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देते, राइट? और ये कहां पर दिखाई देंगे? अंडरग्राउंड, नीचे, धरती के नीचे हम लोग को लैब्स बनानी पड़ेगी जहां पर ये क्लियरली विजिबल हो सकेंगे, जहां पर ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और इसको हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स आराम से जो है वो ट्रैक कर सकेंगे, आराम से इसकी स्टडी कर सकेंगे। अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे लैब बनाकर इसको स्टडी जो है वो किया जा सकता है इसका। तीसरा पॉइंट, इसकी स्टडी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस यूनिवर्स से रिलेटेड जानकारी हासिल करने में ये न्यूट्रिनोज बहुत ज्यादा हमारी मदद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में ही हम लोग को नजर आ रहा है, राइट? तो इनको स्टडी करके हमें पता लगाया जा सकता है कि ये यूनिवर्स कैसे बना है, ये ब्रह्मांड जो है उसकी उत्पत्ति, ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ है। एक ये 3 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट हो गए। एक फैक्चुअल पॉइंट बस ये ध्यान में रखो कि इसको स्टडी करने के लिए जो लैब है हमारी, वो तमिलनाडु के अंदर हमें देखने को मिल रही है। बट अभी हुआ क्या है, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है? जो ये लैब है, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जो सेटअप होने वाली है तमिलनाडु के अंदर, तो इसके सेटअप पर जो है वो रोक लगाने को लेकर काफी ज्यादा पिटीशंस भी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो तमिलनाडु ने क्लियर किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि जहां पर ये इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं, वो एक सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन है वेस्टर्न घाट के अंदर।
और ये अगर प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश होता है, सेटअप होता है, तो वहां पर भारी मात्रा में वाइल्ड लाइफ को, बायोडायवर्सिटी को जो है वो खतरा होगा, राइट? इसको अपोज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वेस्टर्न घाट के मतलब कहां पर है? हिल स्लोप पर ये मौजूद है। ये कंस्ट्रक्शन जो होने वाला है, ये इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का, ये वेस्टर्न घाट के हिल स्लोप्स पर हम लोग को देखने को मिलने वाला है, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर, इंपॉर्टेंट एरिया है। मथीकेतन पेरियार टाइगर कॉरिडोर, याद रखना, मथीकेतन पेरियार टाइगर कॉरिडोर। तो ये तमिलनाडु पर, वेस्टर्न घाट्स पर हम लोग को देखने को मिलता है। ये एक ऐसा कॉरिडोर है, ऐसा एरिया है जो कि टाइगर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? और ये कॉरिडोर जो है पेरियार टाइगर रिजर्व से लिंक है केरला तमिलनाडु बॉर्डर पर। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग को मथीकेतन शोला नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है, राइट? और ये प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल रखा गया है, वो बताया जा रहा है कि ईस्टर्न हैबिटेट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसके साथ भी जो है वो लिंक है, जहां पर हम लोग को एक और टाइगर रिजर्व जो है वो देखने को मिलता है, जिसका नाम है श्री श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, राइट? तो ये भी यहाँ पर लोकेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा एरिया है जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में टाइगर्स का मूवमेंट हम लोग को नजर आता है, टाइगर्स का हैबिटेट है, और ना ही सिर्फ टाइगर्स का हैबिटेट, काफी सारी स्पीशीज का हैबिटेट है। और इस प्रोजेक्ट के स्टैब्लिश होने से इनका हैबिटेट जो है उस पर नुकसान पहुंचेगा, टाइगर कॉरिडोर्स पर नुकसान पहुंचेगा, ओवरऑल पूरी इकोलॉजी को जो है, पूरी बायोडायवर्सिटी को जो है वो नुकसान पहुंचेगा, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इवन ये जो एरिया है, ये एक सिग्निफिकेंट, एक काफी इंपॉर्टेंट वाटरशेड और कैचमेंट जोन हम लोग को देखने को मिलता है सांभल और कोटाकुड़ी नदी का, राइट? तो ये चीज है, तो इसको लेकर जो है वो तमिलनाडु कह रही है कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिश मत करो, राइट? और ये पूरे प्रोजेक्ट की बात करें गाइस, तो इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट जो है वो मल्टी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट है, काफी सारे इंस्टीट्यूशन का प्रयास है, जिसका मेन एम ये है कि वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड लेबोरेटरी जो है वो, यानी कि जमीन के नीचे एक लैब जो है वो बनाना। और ये कितने नीचे होगी? अप्रोक्सीमेटली 1200 मीटर नीचे हम लोग को देखने को मिलेगी। नॉन एक्सिलरेटर बेस्ड हाई एनर्जी न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च, ये लैब हम लोग को देखने को मिलेगी। हाई एनर्जी न्यूक्लियर फिजिक्स लैब, रिसर्च लैब जो है वो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। इसका इनिशियल गोल जो होगा, ऑब्जेक्टिव जो होगा, वो न्यूट्रिनोस की स्टडी करना होगा। और ये मेगा साइंस प्रोजेक्ट है जिसको ज्वाइंटली फंड किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है कि एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनाई जाएगी। कहां पर? तमिलनाडु नाडु के अंदर थेनी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बोडी वेस्ट हिल्स हम लोग को देखने को मिलती है, पोटीपुरम में। तो वहां पर ये लेबोरेटरी जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाएगी। और आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर जो है वो न्यूट्रिनोस को स्टडी करने के लिए बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। यानी कि एक ऐसे डिटेक्टर्स है आयरन कैलोरीमीटर, जो कि न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करेंगे। और नेशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स भी सेटअप की जाएगी मदुराई में। किस पर्पस के लिए? कि ये जो अंडरग्राउंड लेबोरेटरी होगी वो किस प्रकार से ऑपरेट करेगी, उसका मेंटेनेंस किस टाइप से होगा, तो उस पर्पस के लिए एक अलग सेंटर बनाया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और जो डिटेक्टर हम लोग को देखने को मिलते हैं R&D, यानी कि जो भी डिटेक्टर्स बनेंगे न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करने के लिए, और दूसरी जो चीजें हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो डिटेक्टर्स बनाए जाएंगे, वो यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स में बनाए जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जिसको मैंने आपको बताया। और न्यूट्रिनोस जो है वो क्या है? तो न्यूट्रिनोस को पहली बार प्रपोज किया गया था स्विस साइंटिस्ट वॉल्फगैंग पोली के द्वारा 1930 में। जैसे मैंने आपको बताया था कि फोटॉन्स, फोटॉन जो है वो ऐसे पार्टिकल हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसको मिलाकर लाइट जो है वो बनती है, राइट? लाइट, प्रकाश का निर्माण करने वाले ये हम लोग को फोटॉन्स देखने को मिलते हैं। तो जो ये फोटॉन्स है उसके दूसरे बाद, यानी कि जितनी भारी मात्रा में फोटॉन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो सेकंड नंबर पर आते हैं न्यूट्रिनोस, राइट? इतने ज्यादा है कि हर एक सेकंड हमारे आसपास 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा न्यूट्रिनोस जो है वो पास होते हैं, बट उसको हम नोटिस नहीं कर पाते। न्यूट्रिनोस जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स या फ्लेवर्स के हम लोग को नजर आते हैं। ये एक दूसरे से अलग है, इनके मासेस जो है वो अलग अलग हम लोग को देखने को मिलते हैं। और अभी तक जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उससे ये पता लगा है कि न्यूट्रिनोस का मास जो होता है वो काफी कम होता है, और इसलिए इसकी ऑर्डरिंग इसके मास स्टेट की, जैसे मास के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है ना 1 2 3 4, कि किसका मास बड़ा है किसका मास छोटा है, तो इस आधार पर इसकी ऑर्डरिंग जो है वो नहीं हो पाई है, क्योंकि बहुत टाइनी मास इसका हम लोग को देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन अभी तक आज की डेट तक अनआंसर्ड है, जिसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है इसी चीज का, राइट? कि ये ऐसा क्यों है, इतना कम मास वाला जो है ये क्यों, इतनी ज्यादा मात्रा में ये क्यों है, राइट? तो इन सब प्रॉब्लम्स को हम लोग को रिजॉल्व करना है, यानी कि ये साइंटिफिक इश्यूज है, चैलेंजेस है, इसको रिजॉल्व करना है, इनको स्टडी करके। कि और साइंटिस्ट रिसर्चर का क्लेम ये है कि इनको अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें पता लग जाएगा
कि ये यूनिवर्स जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इनको डिटेक्ट क्यों कर रहा है। तो न्यूट्रिनो जो है गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि काफी इंपॉर्टेंट जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे, जैसे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, स्टार्स में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। Another important possible application of neutrinos is the area of neutrino tomograph of the earth, right? मतलब कि जो हम लोग को देखने को मिलता है कि जो पूरा क्षेत्र हम लोग को पूरी धरती का देखने को मिलता है, जिसके आसपास हमारे आसपास जैसे इतनी मात्रा में जो हम लोग को नजर आते हैं न्यूट्रिनो, ऐसा क्यों क्यों व्हाट इज द रीजन कि इस तरीके से इतनी ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिनोज है, राइट? डिटेल इन्वेस्टिगेशन इनके स्ट्रक्चर को लेकर, मतलब कि धरती पर इस तरीके से जो ये फैले हुए हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है और एग्जैक्ट इनका जो होता है ना कि हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है, एक पर्टिकुलर फिगर इसका हम लोग को देखने को मिलता है, उसको भी स्टडी करना, वो भी अननोन है अभी तक, राइट? तो ये सब चीजें हैं, बट मैंने आपको बताया इतना डिटेल में आपको इसमें नहीं जाना है। जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो 2-3 चीज याद रखो और 2-3 फैक्ट्स बस ध्यान में रखो, दैट्स इट। इतना डिटेल में नहीं आने वाला ये वाला टॉपिक। इनकी लेबोरेटरीज जो है वो अंडरग्राउंड क्यों होती है? क्योंकि इनको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। वही चीज हमने पहले डिस्कस करी थी, राइट? ये इनका इंटरेक्शन मैटर के साथ जो होता है वो काफी वीक होता है, एक्सट्रीमली वीक होता है, तो इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। बैकग्राउंड में जो कॉस्मिक रेज जो हम लोग को देखने को मिलती है और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो हम लोग को देखने को मिलती है वो इम्पॉसिबल बना देती है कि इसको डिटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए धरती के नीचे जो है वो डीपली इनसाइड द अर्थ सरफेस इनकी लेबोरेटरी जो है, ऑब्जर्वेटरी जो है वो तैयार की जा रही है इनको स्टडी करने के पर्पस के लिए, राइट? और इसके अलावा का वही कॉस्मिक रेज की बैकग्राउंड में जो कॉस्मिक रेज जो हम लोग को देखने को मिलती है, और इवन जैसे कि हमारे आसपास कितनी सारी आज की डेट में, जैसे अगर हम बात करें कि फ्रीक्वेंसीज भी कितनी सारी है हमारे आसपास, तो कहते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसीज है जो हमारे आसपास वो भी इसको जो है वो डिटेक्ट करना करने के लिए इम्पॉसिबल जो है वो बना देती है। तो ये सब चीजें हैं, बाकी इतना कुछ डेप्थ में नहीं आ रहा है। जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी दैट इज सफिशिएंट न्यूट्रिनो से रिलेटेड, और ये पूरे फैक्ट्स हैं। ये बस आप थोड़े से जो है वो ध्यान में रखिएगा, थोड़े बहुत, पूरे-पूरे नहीं। जैसे कि न्यूट्रिनो जो है वो पहली बार किसने प्रपोज़ किया, ये एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। फोटॉन के बाद दूसरे नंबर पर ये आता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया। तो बस ये सब चीज़ें ध्यान में कहाँ पर इसकी लैबोरेटरी जो है वो बन रही है, राइट? तमिलनाडु, राइट? वेस्टर्न घाट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है?